तीन व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है तो उसमें ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें तीन लाइनों का सिटिंग अरेंजमेंट बताते समय बीच में जो शब्द का प्रयोग होता है। और कई बार इसी लाइन में जो की जगह लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द मिलते हैं, मगर दोनों लाइनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल चेंज है। आपको दोनों का अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट दोनों लाइनों का सेम अर्थ लेकर के चलते हैं। इसमें कहा कि जी सी के दाएं दूसरा है। मान लो अगर ये सी है पंक्ति में, तो सी के दाईं तरफ इधर चल करके और एक नहीं दूसरे नंबर पे किसको बिठा दिया अपन ने? जी को। अब उसने कहा जी सी के दाएं दूसरा है जो ए के बाएं है। अब ये जो शब्द इन दोनों में से किसी एक के लिए है कि जी सी के दाएं दूसरा है जो ए के बाएं है, जो का मतलब कौन ए के बाएं होगा दोनों में से? तो वो इसके अंदर होगा सी। और यही कई जने गलती करते हैं। कई जने यहां पर ये कंफर्म नहीं कर पाते कि जो ए के बाएं हैं, तो ये जो का मतलब जी हुआ कि सी हुआ। तो ये कंफर्म कर लो, जो शब्द और जिसे शब्द हमेशा और हमेशा इस शब्द के जो भी पास में नाम बोला गया हो, ये हमेशा उसके लिए होता है पूरी रीजनिंग में। क्योंकि रैंकिंग टेस्ट में भी आएगा कि ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, ए बी का पिता है जो सी की मां है, ए बी के दक्षिण में है जो सी के पश्चिम में है। यानी कि इस लाइन का सामना हमें बार बार करना पड़ेगा। तो हमेशा के लिए फिक्स कर लो कि जो और जिसे जब भी हो ना, तो इससे पहले बोले गए नाम के लिए हमेशा जो शब्द कहलाता है, यानी कि जो काट के आप सी लिख सकते हो कि सी ए के बाएं है, और सी अगर ए के बाएं है तो आप बनाओगे ऐसे, ये ए के बाईं तरफ हो गया। अगर जो और जिसे ना आए तो होता है लेकिन। और जो और जिसे को अगर और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच पाए, कि कई बार ये हो गया जैसे रटना कि भाई सर ने कह दिया कि जो का सेकंड के लिए है तो बस मानना पड़ गया, तो मानना पड़ गया वाली स्थिति को हटा करके प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर मैं यहां पर इन दोनों के नाम आपके ऐसे नाम के रूप में बोलूं जिनके बारे में आप जानते हो, मैं यहां पर इन दोनों का नाम चेंज करके आपके सामने सीधे सीधे एक लाइन कहता हूं, बिड़ला मंदिर के पास में राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जर्नलिज्म का कोर्स कराता है। अब जो मैंने लाइन बोली है वो बड़ी आसान है। बिड़ला मंदिर के पास में राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जर्नलिज्म का कोर्स करवाता है। तो यहां पर यदि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि जो जर्नलिज्म का कोर्स करवाता है, और इससे पहले दो नाम लिए थे, बिड़ला मंदिर के पास राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जर्नलिज्म का कोर्स करवाता है, तो यहां पर जो शब्द है, ये जो शब्द यहां पर किसके लिए होगा? सेकंड नंबर पे राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए। ये राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जर्नलिज्म का कोर्स करवाता है। तो जो शब्द हमेशा होता है सेकंड के लिए। इसके बाद यहां पर अब आ जाते हैं, अगर जो ना होकर के लेकिन हो, तो सिंपल है, जो अगर सेकंड के लिए है तो जो के अलावा यदि कोई भी शब्द होगा तो वो फर्स्ट व्यक्ति के लिए होगा, यानी कि जी के लिए होगा। यहां पर इसको बनाए कि जी सी के दाएं दूसरा है, तो ये तो है सी, और सी के दाईं तरफ चलेंगे तो एक नहीं दो नंबर पे जी है, और जी सी के तो दाएं दूसरा है, लेकिन ये ए के कहां पे है? बाएं है। लेकिन का मतलब यहां पर हम किसको मान रहे हैं? जी को। हमेशा फर्स्ट वाले व्यक्ति को मानना है लेकिन का मतलब। तो अगर लेकिन की जगह जी रखते हैं तो जी ए के बाएं है, और अगर जी ए के बाएं है तो ये जी है, और ये ए के बाएं है तो ये ऐसे बनेगा। तो जब भी अगर जो के अलावा कोई भी शब्द आ जाए, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तो जो शब्द के अलावा यदि अन्य कोई भी शब्द आ जाए तो वो शब्द हमेशा होगा फर्स्ट के लिए। इन शब्दों में कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट दोनों में फर्क नहीं करता है, शब्द कोई सा भी आए वो हमेशा लेता है फर्स्ट वाले व्यक्ति को। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड नंबर के लिए जो और जिसे है, और
फर्स्ट वाले के लिए लेकिन किंतु परंतु है। इसके अलावा अरेंजमेंट बताने के लिए लाइनें ऐसी भी आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पड़ोसी है या एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में है। अगर एच, एल और एम के बीच में है तो एच यदि बीच में है तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अब ऐसी लाइनें जिन्हें दो प्रकार से बना सकते हैं, उनमें कंफर्म करना जरूरी होता है कि सही कौन सी है। सही कौन सी है इसको कंफर्म करने के लिए एक शर्त 99% दी जाती है। केवल एक ही एग्जाम ऐसा हुआ था जिसमें मैंने वो शर्त नहीं देखी, आईएएस 2022 के पेपर में, और उस वजह से वहां पर आंसर आया था कि इसका कोई भी उपयुक्त डायग्राम नहीं बनेगा। उत्तर भी आया था, वहां उत्तर किसी व्यक्ति की सही सेटिंग स्थिति आई भी नहीं थी वहां, और वो क्वेश्चन भी आपकी किताब में है। मगर 99% बाकी तो कोई भी प्रश्न एग्जाम का आया हो उसमें बीच में होने की स्थिति बता के फिर ये शर्त जरूर आएगी कि यदि एल आर के दाएं है, ऐसी शर्त आ गई मान लो। अब अगर इन दोनों में से चुनाव करना हो कि किस तरह से एच बीच में एल और एम के रहे कि ये भी बना पाए कि एल बन जाए किसके दाएं, आर के, तो ऐसा फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड में तो बना नहीं सकते आप, क्योंकि यहां पर एल जो है एच के दाएं है, और जबरदस्ती अगर आप ऐसे एल को यदि आर के दाएं बनाते हैं तो फिर ये गलत हो गया कि एच बीच में एल और एम के है, फिर एच बीच में किन के होगा, आर और एम के। तो यहां पर क्या होगा कि आपको ये वाला सही रखना पड़ेगा, इसमें क्या होगा एच बीच में एल और एम के भी हो गया, और अब यहां पर आप एल को किसके दाएं बना पाओगे, आर के। ये देखो, तो बीच में होना या पड़ोसी होना, ये अगर किसी सिटिंग अरेंजमेंट में पहली लाइन हो ना तो इस लाइन को हमेशा पेंडिंग छोड़ना है। कई बार आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में कईयों को टाइम बहुत लगता है, या डायग्राम दो दो तीन तीन तरह के बना करके काट के फिर सही करते हैं। हम बनाएंगे एक ही बार और बहुत फास्ट। बस ध्यान ये रखना है बीच में होना या पड़ोसी होने वाली जो लाइन है ना, ये कभी भी शुरुआत में ना बनाए। एक लाइन ये भी नहीं बनानी है जिसमें ये कहता है कि ये व्यक्ति इसका पड़ोसी नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति के पड़ोस में नहीं होना कहता है तो केवल दो जगह क्रॉस होती है, बाकी के अगर 7 व्यक्तियों में 5 जगह हैं तो वहां आप बना सकते हो। जैसे नीचे वाली लाइन है कि एच एल का पड़ोसी है, अगर एच एल का पड़ोसी है तो ऐसे भी सही है, और एल का पड़ोसी है एच तो ऐसे भी सही है। और ये भी डिपेंड इस पर करेगा कि अगर हमारे पास इस तरह की लाइन आ जाए, यदि एल के दाएं आर है, वही शर्त देता हूं वापस। अब इसमें तो एल किसके दाएं है, एच के। हम चाहते हैं कि एल और एच पड़ोसी भी रहे और साथ ही साथ एल के दाएं आर भी आ जाए। तो एल के दाएं अगर आर आ जाए तो एल के दाएं इसमें तो आ नहीं पाएगा, इसमें एल के दाएं आप आर भी बना लेंगे और एल को एच का पड़ोसी बना लेंगे। तो ये जो लाइन है ना, पड़ोसी होना है बीच में होना है, ये सिंगल लाइन कभी भी नहीं बनती है। इसको एक लाइन का सपोर्ट चाहिए होता है, और वो लाइन होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। आपको कौन सी लाइन से प्रश्न का डायग्राम स्टार्ट करना है, कई बार क्या होगा पहली लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, तीसरी लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, मगर सभी लाइनों में एक लाइन आपको मिलेगी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं या बाएं मिलेगा। आपको सबसे पहले यही लाइन बनानी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले बनानी है। ये लाइन अगर आपने सबसे पहले बनाई है और फिर बाकी की लाइनों को बनाया है तो डायग्राम एक ही बार बनाना पड़ेगा और कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन सबसे पहले, क्योंकि सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। उसके अलावा दोनों ही प्रश्न टफ होते हैं, चाहे डबल पंक्ति हो या फिर गोलाकार घेरे वाले।
सिंगल पंक्ति आसान क्यों है? क्योंकि इसमें पंक्ति का फेस हम मानते हैं खुद की तरह, और जब हमारी ही तरह फेस वाले व्यक्ति हैं तो उनके दाएं कहेगा तो हमारा जैसा दायां है वैसे जाएंगे, और अगर बाएं कहेगा तो जैसा हमारा बायां है वैसे हम जाएंगे। क्योंकि पंक्ति के बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि पंक्ति का जो फेस है वो हमेशा हम कैसे मान के चलते हैं, खुद की तरह, कि जैसे हम लोग बैठे हुए हैं वैसे ही यहाँ पंक्ति इस प्रश्न के अंदर दी गई है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट पंक्ति वाले प्रश्नों में भी अगर सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करें अपन, तो आसान क्वेश्चन होने की शर्त व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जितनी कम होगी प्रश्न उतना आसान होगा। अगर व्यक्ति 5 ही हैं तो कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। 5 व्यक्तियों का सेटिंग अरेंजमेंट देखते ही आप इस बात के लिए तैयार हो कि 30 से 40 सेकंड में खत्म हो जाएगा, और 100% चांस है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। व्यक्तियों की संख्या 7, 8 अगर गई, पंक्तियां डबल हो गई, तो इस बात के लिए आप तैयार रहो कि ये क्वेश्चन अच्छा खासा है। सबसे पहले ये प्रश्न लेते हैं जिसमें तो केवल 4 ही व्यक्ति हैं। 4 दोस्त उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, बी एक छोर पर बैठा है। ठीक है, हम जानते हैं पंक्ति में 2 छोर होते हैं। आप बी को बिठाएंगे किसी एक छोर पे, इन दोनों में से किसी एक छोर पे बी होगा। बी एक छोर पर है और ए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये है सबसे पहले बनने वाली लाइन, क्योंकि इसमें दाएं बाएं होना है। अगर ए डी के दाईं ओर है, ये डी, डी के दाईं ओर ए, बी किधर होगा ये भी कंफर्म नहीं है। कितना सा डी के दाईं ओर दूसरा है, तो डी के दाईं ओर दूसरा है तो थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं, दाईं ओर दूसरा ऐसे, ये डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यदि डी ठीक बी और सी के बीच में है, और ये जो डी है ये बीच में है बी और सी के, बी को मध्य में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, बी तो किनारे पे है। बी अगर किनारे पे है तो आप इधर तो ले नहीं सकते, बी को इधर किनारे पे लो, तो डी बीच में हो जाएगा बी के, और बन गए चारों दोस्त। चारों दोस्त बनने के बाद में अब इसमें पूछा ये था कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य ना हो, कि जो बात गलत लिखी हो। पहली बात, ए और बी एक दूसरे के बगल में है, यही बात गलत है इसके अंदर। कि कौन सी बात सत्य नहीं है, तो ये बात सत्य नहीं है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हो, यही उत्तर होगा। बाकी ये सही होगी, जैसे इसको पढ़ के देखते हैं, बी डी के ठीक बाईं ओर है, तो बी आप देखोगे डी के कहां मिलेगा, बाईं ओर ही मिलेगा। ए किसी एक छोर पर बैठा है, ये भी सही बात है, और सी डी के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल डी के दाईं ओर है। तो जो बात सत्य नहीं थी वो इसके अंदर फर्स्ट वाली थी। और प्रश्न पे बढ़ते हैं। 4 व्यक्ति थे, 5 पे आते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन पर आएंगे धीरे धीरे जो क्लास में केवल 50% से सोल्व होते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं उन प्रश्नों की जो आसान है, उनकी फिक्स पहचान है। अगर व्यक्ति 5 है तो प्रश्न आसान ही है, टफ क्वेश्चन ढूंढ ही नहीं पाओगे आप। और अगर डबल पंक्ति में आ गए या व्यक्तियों की संख्या 7-8 आ गई तो टफ क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे आपको। कई क्वेश्चनों पे आप डाउट लगा सकते हो, गोले लगा सकते हो, सर टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन। 5 मित्र हैं, एक टेबल पर है। अब ये ध्यान रखना, ई और बी साथ बैठे हैं, इसको मत बनाना। ई तथा सी साथ बैठे हैं यानी कि पड़ोसी यही है, इनको भी छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है पड़ोसी होना और बीच में होना ये 2 प्रकार से बन सकता है। आपकी फेवरेट लाइन होती है ये वाली, एक ये और एक ये। जब किसी व्यक्ति के कोई दाएं बाएं हो, दाएं बाएं से कंडीशन दी गई हो तो वो फिक्स पोजीशन होती है, वो संभावित नहीं होती। अगर ए बाएं छोर पर है तो देखो ये तो ए हो गया बाएं छोर पे 5 के अंदर, और दूसरी लाइन है कि बी दाएं छोर से दूसरा है, ये बी हो गया। अब ए और बी की जगह तो फिक्स है। अब अगर हम बी पर लाइन पढ़ें ये वाली कि ई और बी साथ बैठे हैं, तो ई और बी साथ बैठ सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी।
आगे एक लाइन और बची है कि ये जो ई बैठेगा ना, ये ऐसे बैठेगा कि ई के साथ में सी भी बैठा हो, ई तथा सी भी साथ बैठे हो। अगर ई के साथ सी भी बैठ जाए तो ई को अगर यहां बिठा देंगे तभी ई के साथ सी बिठाना संभव होगा। यानी कि ये ई लेते हैं तो ई बी के साथ भी हो गया और ई सी के साथ भी हो जाएगा, और जो बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर डी है वो इस जगह पे होगा। और अब इनमें पूछा था ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है, तो ए के और बी के मध्य बैठे हैं दो व्यक्ति, सी और ई, यानी कि ये आंसर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट अगर किसी को टफ लगता हो ना, तो वो इन चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहली लाइन हमेशा बनाएं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है। शुरुआत के जो 10 प्रश्न चुने वो सिंगल पंक्ति के चुने, जैसे घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रीवियस पेपर के अंदर कोई 80-84 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मगर स्टार्टिंग आप करोगे सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन से, और जिनमें व्यक्तियों की संख्या 5 हो और सिंगल पंक्ति का हो। और लाइन स्टार्ट हमेशा और हमेशा करोगे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है। फिर आप देखना आपका 30 से 40 सेकंड में प्रश्न नहीं हो जाए। और जब 10 प्रश्न उस तरह के कर लोगे, दाएं बिठाना, बाएं बिठाना, मध्य में बिठाना, किनारे पे बिठाना, पड़ोसी बिठाना, वो लाइनें सारी सामने बैठ जाएगी आपके कि यहां सिटिंग अरेंजमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर डबल पंक्ति वाले टफ क्वेश्चनों को भी स्टार्ट करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन इसमें आगे लेते हैं। 5 घर यहां बताए गए, आरएस 2021 के पेपर में था ये क्वेश्चन, और ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं। तो हमने कहा पहली लाइन बढ़िया है क्योंकि इसमें हमें दाएं और बाएं कहा है। ए बी के दाएं हैं, ये ए है, ये बी के दाएं हैं। ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। ये सी के बाएं किसको बनाना है दोनों में से? ये ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं, और सी के बाएं हैं तो सी के बाएं कौन है? ए है, क्योंकि जो और जिसे को छोड़ के कोई भी शब्द आ जाए वो हमेशा पहले के लिए होता है। सेकंड नंबर के लिए दो ही शब्द हैं, जो और जिसे। तो और का मतलब यहां ए के लिए था कि ए है सी के बाईं तरफ, ए है सी के बाएं, ये बन गया। 5 में से 3 तो बन गए। फिर कहता है ओ ए के दाईं तरफ है और बी डी के दाएं है। अगर पहले ये बना दें बी को डी के दाएं, तो बी को डी के दाएं ये बना दिया। अब यहां पर ऐसा है कि ये ए सी के बाईं तरफ था, ठीक है ना, ए सी के बाईं तरफ था, ये हमने बनाया था, और यहां ये कहा ओ ए के दाईं तरफ है। अब यहां पर एक चीज है कि अगर ओ ए के दाएं है तो ठीक बगल में भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। तो यहां ऑब्लिक बना के लिख सकते हैं सी और ओ की स्थिति को अपन, कि बिल्कुल बगल में सी है या बिल्कुल ए के दाएं बगल में ओ है। ए के दाएं तो कहा, मगर बिल्कुल बगल वाला है या अगला है ये कंफर्म नहीं है। मगर प्रश्न इसने ऐसा पूछा है जिसका उत्तर कंफर्म आएगा, क्योंकि उसने तो ये पूछा है बताइए कि पांचों में कौन सा घर ऐसा है जो मध्य में है। तो मध्य में जिसका घर है वो कौन है इसके अंदर? ए है। और अगले प्रश्न पे आए जिसमें व्यक्तियों की संख्या इस बार 5 की जगह हो गई 6। 6 लोग एक ग्रुप फोटो के लिए कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। पहली ही लाइन छोड़ने की है, क्योंकि इसको अगर आपने जिस दिन बना लिया ना, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप 30-40 सेकंड में कर ही नहीं सकते। आप बीच में होना यानी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एक तरीके से भी बना सकते हो सकता है वो तरीका गलत निकले फिर काट के दूसरा बनाना पड़े। अगर एक ही बार में प्रश्न का उत्तर निकालना है तो लाइन आपकी फेवरेट वाली आप बनाओ, ये वाली लाइन बना दो, चाहे चाहे आप ये वाली बनाओ, जिसमें दाएं बाएं होना है वहां से स्टार्ट करो। सिटिंग अरेंजमेंट में कभी दिक्कत आएगी नहीं। क्यू एन के ठीक बाएं हैं, एन के ठीक बाएं, इस बार ठीक बाएं कहा उसने, उस आरएस वाले पेपर में ऐसे नहीं कहा था ठीक बाएं है या बगल में है, ऐसे नहीं कहा था। क्यू एन के ठीक बाएं है और ओ एकदम दाएं है, और पंक्ति में एकदम दाईं तरफ जो कोई अगर है तो वो है ओ, ये है एकदम दाएं साइड पर।
जबकि आर उसके ठीक बाएं बनेगा, जबकि जो आर बनेगा ना वो इसके बाईं तरफ बनेगा। ये आर हो गया। 4 व्यक्ति तो दिख रहे हैं हमें, ये बिल्कुल बगल के हैं या इधर कोने के हैं ये नहीं पता, या ये मध्य में है। अब ये तो इस लाइन पर डिपेंड करता है कि ये हमसे कहता है कि P जो है ना ये N और S के ठीक बीच में है। P N और S के बीच में है तो देखो P बीच में इधर की साइड तो बन नहीं पाएगा N और S के, तो फिर P बीच में N और S के ऐसे बनाना पड़ेगा। और इस तरीके से ये 6 व्यक्ति नजर आ रहे हैं हमें, और 6 ही बनाने थे। इनमें ये पूछा गया तो बताओ S के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो जहां S है इसके ठीक दाएं कौन हो गया, R हो गया। और प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और इस बार व्यक्ति कर देते हैं 7। 7 व्यक्ति, यानी कि अब पंक्ति वाले प्रश्नों का जितना टफ हो सकता है वहां तक चले गए अपन। ये पंक्ति में ये क्वेश्चन भी आपको मिलने हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 7, 8 या शायद एक प्रश्न ऐसा भी मिलेगा पिछले 3 साल में जिसमें 9 व्यक्तियों की एक पंक्ति का प्रश्न पूछा गया था। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जितनी ज्यादा होती है ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तरीका वही क्वेश्चन को आसान करने का कि पहली लाइन आप उठाओगे ये वाली जिसमें एक व्यक्ति के दाएं बाएं दूसरा व्यक्ति बताया जाए। डी एफ के दाएं को तीसरा है तो ये एफ है अगर, तो एफ के दाएं 1, 2 और 3 नंबर पे क्या होगा, डी होगा। अब अगली लाइन में सी और जी के बारे में कहा जिसको पढ़ने का फायदा नहीं क्योंकि सी और जी जुड़ ही नहीं पाएंगे अभी। फिर उसके बाद कहा ई डी के दाएं को दूसरा है, ये बना दो। अगर ई डी के दाएं को दूसरा है तो ये तो है डी, और डी के दाईं तरफ एक नहीं दूसरे नंबर पे ये बन गया ई। और जब व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो ना और उस प्रश्न को आसान करना है तो उसका एक नियम और ध्यान रखो। अब जब व्यक्ति 7, 8, 9 मिले तो उनमें से जितने व्यक्ति बन गए हों उसके बाद रफ स्थान बनाना। फिर सेटिंग अरेंजमेंट का कोई टफ क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता देना फिर, मगर इस नियम का और ध्यान रखना कि जब व्यक्तियों की संख्या 7, 8, 9 मिले तब जैसे अगर इनमें से 3 और 3, 6 तो कंफर्म हो गए, 7वीं जगह को रफ करेंगे कि 7वीं जो जगह है वो या तो इधर की साइड पड़ेगी या फिर उधर की साइड बढ़ेगी। ये रफ स्थान हमें करने पड़ते हैं। यहां से जब पंक्ति में 7-8 व्यक्ति हो और डबल पंक्तियों में तो करने पड़ेंगे। अब यहां पर है कि बी ए के दाएं बगल में है, ठीक है। ए जहां बनेगा ना उसके दाएं बगल में बी बनेगा। अगर ए के दाएं बगल में बी बनेगा तो इनमें से बताओ कौन सी जगह ऐसी है जहां पर ए के दाएं बगल में बी बनना संभव है। केवल एक ही जगह है, किन दोनों के बीच में, एफ और डी के बीच में। यहां पर ए के दाएं बगल में ये हमने बी बना दिया। ऐसे ही दिख रही जगह को देख करके और इन शर्तों के जवाब देंगे। अब एक लास्ट शर्त है कि सी को ऐसी जगह बनाना कि जी के किसके, जी के बाएं को दूसरा हो, कि जहां जी बने ना जी के बाईं तरफ चलने पर दूसरा बनना चाहिए सी। तो अब खाली जगह में से कंफर्म है कि जी को उधर किनारे पे डालना पड़ेगा। ये किनारा नहीं बढ़ाएंगे वो किनारा बढ़ाएंगे क्योंकि शर्तें इस प्रकार की है। यहां जी रख करके बाईं तरफ दूसरा ये बन गया सी। तो जब हमारे पास संख्या ज्यादा हो तो शुरू की 2 लाइन पढ़ करके बहुत स्पेस खाली रह जाते हैं और खाली स्पेस के लिए शर्त देख करके जगह देखनी पड़ती है कि भाई अब कौन सी जगह पर इसको फिट किया जा सकता है। मगर जब व्यक्ति 5 ही होते हैं और उसने कह दिया कि ये इन दोनों के बीच में है तो 3 जगह तो वैसे फिल हो गई, 2 जगह बची। अब वो कहेगा एक के दाएं बी है तो जगह ही 2 बची है तो वहीं बढ़नी पड़ेगी, तो वो तो प्रश्न ही आसान होता है। मगर जहां पर जगह 7 है तो एक के दाएं भी इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, और शर्तों के साथ कंप्लीट जब इसको पढ़ेंगे तब बनता है फिर डायग्राम। अब ये डायग्राम बनने के बाद में क्वेश्चन इस तरह के हैं कि बी के दाएं को तीसरा कौन है, तो बी के दाईं तरफ तीसरा है ई, और
ए के बाएं बगल में कौन है? तो ए के बाएं बगल में है एफ। एक और सेटिंग अरेंजमेंट लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है या क्वेश्चन कोई टफ हो ऐसा इसमें क्वेश्चन ऐसा है नहीं। अब थोड़ा सा और इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आईएएस 2017 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसमें व्यक्तियों की संख्या थी 8, और अगर पंक्ति में आपसे 7 व्यक्ति 8 व्यक्ति वाले प्रश्न भी हो रहे हैं तो ये मान के चलो अब पंक्ति में इससे टफ कुछ नहीं बचा। फिर यहां पर पहली जो लाइन थी कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, छोड़ दो। पड़ोसी नहीं होना, पड़ोसी होना, बीच में होना, सब छोड़ो। पहली लाइन आपको उठानी है ये वाली। अगर ये लाइन आपने उठाई है ना तो सेटिंग अरेंजमेंट टफ नहीं लगेगा कभी। एफ जी के ठीक दाएं है, ये जी है, और ठीक दाएं ये है एफ। एफ जी के ठीक दाएं है और ई का पड़ोसी है। ये एफ जी के तो है दाएं, और ये पड़ोसी किसका है? एफ ई का। और अगर एफ ई का पड़ोसी है तो पड़ोसी ऐसे बनेगा। इसके बाद में प्रश्न कहता है कि जी जो है ये अंतिम छोर पे नहीं बनेगा। इस लाइन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर अंतिम पर नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति तो इधर बनेगा इसमें। और गए ए ई के बाएं छठा है। ई के बाईं तरफ बना सकते हैं क्योंकि ई तो बना हुआ है। यहां से बाईं तरफ जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। जैसा मैंने कहा व्यक्तियों की संख्या जब 7-8 हो तो इसमें रफ स्थान भी बना लेना, क्योंकि ये दोनों नए नाम है, बना नहीं पाएंगे अपन ऐसे। हाँ, अगर वो कहता कि ए के दाएं कोई है जी के बाएं कोई है तो बना देते अपन, जैसे उसने कहा था अभी ई के। मगर अब नए नाम है यहाँ पे, तो फिर एक बार रफ कर लो कि हमने 8 में से 3 3 6 और 7 तो बना दिए। बचा हुआ 8वां जो व्यक्ति है वो या तो जरूरत पड़ने पे इधर बनेगा या फिर इधर के किनारे भी बनेगा। अब इस शर्त को पढ़ते हैं कि कौन सी जगह को लेकर के आगे बढ़े जिससे हम H को C के दाएं छठा बना पाए, कि जहां C हो वहां से 1 2 3 4 5 6 पर हम H को बना पाए। कि H C के दाएं छठा है। अब C को हम कहां बनाए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, क्योंकि आगे तो बन ही नहीं सकता फिर, क्योंकि उससे 6 जाएंगे तो जगह ही नहीं है हमारे पास जाने के लिए। एंड हमारे पास यही है लास्ट। इन तीनों जगह में से C के लिए कोई उपयुक्त जगह होगी, वो कौन सी है? वो है 2 नंबर, क्योंकि यहां अगर रखते हैं तो यहां से 6 बनेगा, 3 और 3 6 इस जगह पे जाकर के जो H रख नहीं सकते। अगर 3 नंबर पे जाएं तो यहां से 3 4 5 6 के लिए स्थान है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो एंड हो गया। हमने कहा कि जितनी जगह बन सकती है वो लास्ट ये है। 3 पे होगा नहीं, 1 पे होगा नहीं, तो सही जगह बची केवल ये वाली 2 नंबर। यहां सी रखेंगे और यहां से दाईं तरफ 1 2 3 4 5 और 6 पर हम रखेंगे H को। इस तरह से ये 8 व्यक्तियों की स्थिति होगी। अब एक लाइन हमने शुरुआत में छोड़ी थी कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर जी के पड़ोस में नहीं है तो ये वाली जगह दो, और जो भी बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर है, जैसे कि इसमें डी, तो डी इस जगह होगा। अब इसमें ये पूछा गया था, तो ये बताओ कि उपयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही लिखा हुआ है? तो क्या ये सही है कि सी ए के ठीक बाएं है? तो ये सही लग रहा है। ये जो है सी के बाईं तरफ कौन दिख गया? ए दिख गया। मगर कथन को ध्यान से पढ़ो। सी ए के बाएं, ए के बाएं है क्या सी? नहीं है, गलत बात थी। दूसरी, डी बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है। डी जो है बी का तो है सन्निकट, मगर एफ का तो नहीं है, गलत बात लिखी इसने। तीसरी बात, जी डी के ठीक दाएं है। जी डी के ठीक दाएं है तो डी के ठीक दाएं जी है। बिल्कुल सही बात है कि जी डी के ठीक दाएं है। ये आपके पंक्ति के अंदर टफ क्वेश्चन कहां तक आ सकता है वो देखा। अब मैं एक बताता हूं फ्यूचर वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहे हैं वही बताता हूं, और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं
जो क्वेश्चन कभी भी एकदम अपवाद क्वेश्चन आया हो, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आया हो। तो एक रेलवे के पेपर में, आरपीएफ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, जो सिंगल पंक्ति का ऐसा अटपटा क्वेश्चन था जो रेगुलर हमें पिछले कई सालों में नहीं मिला। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अचानक एग्जाम में टपकते हैं। जैसे सीपीयू का भी 2023 में पेपर लगा था, उसमें भी एक अटपटा क्वेश्चन था जो आपके है इसमें किताब में, कि गोलाकार घेरे के प्रश्न आते थे, सबका फेस अंदर वाले। ये क्वेश्चन लगातार आते हैं एग्जाम में। उनमें 2 व्यक्ति ऐसे कह दिए जो गोले में बाहर की तरफ भी देखते हुए। ऐसे ही ये अटपटा क्वेश्चन है पंक्ति का। तो पंक्ति में कहां तक जा सकते हैं, या कभी वो गया हो तो ये उसका लास्ट किनारा आ गया कि यहां तक प्रश्न पूछा हुआ है केवल, इसके बाहर सिंगल पंक्ति का क्वेश्चन नहीं है। तो एक ये और लास्ट करते हैं अपन। यहां पर पंक्ति में फर्क ये है कि 6 लोगों में 3 का मुंह तो उत्तर है और 3 का दक्षिण में है। अब अगर फेस उत्तर और दक्षिण होता है ना, तो अब ई के बायां डिसाइड करने के लिए ई का फेस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ई का फेस उत्तर हो तो बायां इधर होगा, और अगर ई का फेस दक्षिण में हो तो बायां इधर होगा। यानी कि अब आपको फेस पता करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जैसे पहले थे। तो यहां पर फेसिंग की बात यहां पर बताई हुई है इस जगह पर, कि जो ए है ना, ये ई के बाईं ओर तीसरा है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। कि ए का जो फेस है ये उत्तर की ओर है, मगर इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बनाना तो ई के बाएं था, ई का फेस पता लगे। अब यहां पर जब ये वाली लाइन पढ़ लेंगे ना, तो सबका ही फेस पता लग जाएगा। यहां कहता है कि बी, ए और एफ का मुंह ए की दिशा में है। इसका मतलब है कि अगर ए का मुंह उत्तर में है ना, तो बी का और एफ का मुंह भी उत्तर में होगा, और 3 ही व्यक्तियों का फेस तो उत्तर में हो सकता है। अब बचे हुए 3 का मुंह तो कहां पे होगा? दक्षिण में। यानी कि हमें इसमें इन 3 का पता लग गया, तो बचे हुए ई का फेस दक्षिण में है, तो ई का फेस ये कहते हैं दक्षिण में। ई के बाईं और अगर तीसरा चले तो ई का बायां दक्षिण फेस के अकॉर्डिंग तो इधर होगा, कि अगर ई का फेस इस तरफ देखता हुआ है तो बायां इधर होगा, और यहां तीसरे नंबर पे अगर ए बिठाना है तो ये मैंने तीसरे नंबर पे ए बिठा दिया, जिसका फेस मुझे पता है कि उत्तर में है। इसके बाद यहां पर डी और सी पड़ोसी हैं, नए नाम है, छोड़ दो, ये बना लो। ए और ई में से कोई भी पंक्ति के किसी भी अंतिम सिरों पे नहीं है, ये बनाते हैं अपन, क्योंकि ए भी बना हुआ है और ई भी। ए और ई कोई भी पंक्ति के किसी अंतिम सिरे पे नहीं होना चाहिए। यानी कि यह है कि इन चारों को बीच में ले लेते हैं और 2 व्यक्ति यहां बना देते हैं। 6 व्यक्ति इस तरीके से कर दिए कि ना तो ए अंतिम पे है और ना ही ई अंतिम पर है। अब यहां पर अगर ये बनाना पड़े कि डी और सी पड़ोसी हैं, तो इन दिख रही 6 जगह में डी और सी पड़ोसी हैं, ये बड़ा आसान है बनाना। ये कहां बनेंगे? ई और ए के बीच में, क्योंकि डी और सी पड़ोसी हैं, तो लगातार 2 जगह खाली केवल यही है। अब बात ये होती है कि पड़ोसी जब बनाते हैं ना, तो बनाने के 2 तरीके होते हैं, डी और सी ऐसे बनाए या डी और सी ऐसे बनाए। तो यहां पर और जो शर्तें हैं उसमें ये पढ़नी पड़ेगी। सी का फेस तो हमें पता ही है, क्योंकि इन तीनों का अगर उत्तर है तो सी का फेस दक्षिण में होगा, और सी का फेस दक्षिण में होगा तो सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बी बनाना है। अब अगर सी को हमने यहां माना ना, तो सी के बाएं दूसरा ए हो जाएगा। इसका मतलब सी को यहां नहीं रखना, सी को यहां रखना पड़ेगा। तो अगर सी को मैं यहां से तो कैंसिल कर देते हैं, और फाइनल सी को हमने कर दिया इस जगह पर। सी के बाईं और इधर चलेंगे, और दूसरे नंबर पे कौन बन गया? बी। सी का फेस बी ए एफ का, ए का फेस उत्तर में है, एफ बचा हुआ यहां आएगा, इसका फेस भी उत्तर में है, बी का फेस भी उत्तर में है। तो बचे हुए इन तीनों ई डी और कौन सा बचा इसके अंदर? सी। ई डी सी इन तीनों का दक्षिण में हो गया और इन तीनों का उत्तर में हो गया। इस तरह से इसका जो अरेंजमेंट है वो बनेगा।
मगर जब कुछ व्यक्तियों का फेस अंदर व कुछ का फेस बाहर हो, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा पहले व्यक्ति की दिशा पता होना जरूरी होती है। जबकि एक ही दिशा वाले व्यक्ति हो, तो वहां पर सबसे पहले जाते हैं कि जिस व्यक्ति के दाएं और बाएं बताया हो। ये सिंगल पंक्ति के जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, ये सारे हमने क्लास में कर लिए। इसी क्वेश्चन की पहचान मैंने बताई कि क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे पहले तो प्रश्न उठाना 5 व्यक्तियों वाले, वो कोई टफ होता ही नहीं है। वहां से जब स्पीड बनने लगेगी, तब ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जिसमें 8 व्यक्ति, 7 व्यक्ति और 9 व्यक्ति हैं, फिर उनको उठाना। और फिर उसके बाद वाला जो हिस्सा है, वो हम करेंगे कल की क्लास के बाद। फिर हम लेंगे डबल पंक्ति के प्रश्न। तो आज तो इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे फिर।